आज जो हम मामला करेंगे वो डैम्पिंग के ऊपर बात करेंगे। सही है, मैं एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा डैम्पिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको जो डैम्पिंग के टाइप्स हैं मैं जो बताना चाहूँगा वो टाइप्स आपको वहाँ समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसके ग्राफ बनाएंगे और इंशाल्लाह एक और फिनोमेना डिस्कस करेंगे। और कोशिश होगी कि अगर वो 5:45 तक हो गए तो फिर यह है कि हम आपको इंशाल्लाह एक आध सवाल भी आज करवा देंगे, फिर एक सवाल हम कल करेंगे। तो जो पासिपर्स वाले हजरात हैं जिनके पास पासिपर्स अब तक नहीं है वो काइंडली अपने पासिपर्स ले लें ताकि प्रैक्टिस वगैरह कर लो। तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद फिर ये है कि मैं टेस्ट बहुत तेज़ी से लूँगा। सही है, फिर वो महीने का एक टेस्ट नहीं होगा, फिर महीने के दो दो तीन तीन टेस्ट जो है मुझे लेने पड़ेंगे, या महीने में कम से कम 2 टेस्ट लेने पड़ेंगे ताकि हम लोग के चैप्टर्स का जो कंटेंट है वो मैं मैच करवा सकूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We are going to study about damping. Yes, Asba, I have two tiny red horns on my head, which have been, like, you can say, hidden by my hair. I someday get bald. So yeah, just by teaching physics for a long time, my students might be able to see those horns. And I might be coming to class holding a golden trident as well. Shouldn't rather call it a trident? Yeah, so I'd like to be calling a trident. So to start off with the idea of damping, it basically means decrease in the amplitude of vibration due to the loss of energy. See, energy loss होने की वजह से amplitude of vibration में कमी आ जाना, इस चीज को damping कहा जाता है। और ये सबसे मतलब कॉमन सी बात है, हमने जब भी जितनी भी वाइब्रेशन फिनोमेना को देखा है, तो कोई भी वाइब्रेशन थ्रू आउट द एंटायर लाइफ आपको कभी भी चलती हुई नहीं मिलेगी, इन्फिनिट टाइम तक नहीं चलती। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को लूज करती चली जाती है और उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इट सूनर और लेटर डाइज आउट। तो बात सारी यहाँ पे यही है कि डैम्पिंग का जो फिनोमेना है, इट्स द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब डैम्प करने के लिए डैम्प वाइब्रेशन देयर आर सर्टेन वेज डैम्प वाइब्रेशन, और यू कैन इवन से टू इंक्रीज द डैम्पिंग। तो एक रास्ता तो ये होता है कि आप कोई विस्कस फ्लूइड इस्तेमाल कर लें जिसके अंदर आप वाइब्रेशन करवाएं, मतलब एयर में वाइब्रेशन ना करवाएं। एयर इतना विस्कस नहीं है कि वो इतने ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करे। अगर आप ग्लिसरीन हो गया या ऑयल हो गया या वाटर हो गया, उसमें कोई वाइब्रेशन किसी ऑब्जेक्ट की करवाते हैं, एक वाइब्रेटिंग बॉडी को उसके अंदर आप सबमर्ज कर देते हैं, तो वो लिक्विड ज़्यादा विस्कस होता है एयर के मुकाबले। विस्कस समझते हैं ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो उसके अंदर अगर वो सिस्टम वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा तो वो सिस्टम में से काफ़ी जल्दी एनर्जी जो है वो आपका लिक्विड बाहर निकाले। तो टू डैम्प अ वाइब्रेशन, द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी कैन हैव over here is oscillate a body in a viscous fluid. सही, और इसके अंदर आपके पास ऑयल आ सकता है, ग्लिसरीन आ सकती है, सही है, वाटर भी आ सकता है। अर्श, आखिरी बात मैंने यही कही थी कि ऑसिलेट आप उस बॉडी को करवा दें किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर ना, ऑयल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, वाटर हो गया, ये तमाम ये कंपैरेटिवली एयर के मुकाबले में ज़्यादा विस्कस होते हैं, तो ये ज़्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट आउट करने का काम कर लेते हैं मीडियम में। जैसे आपने देखा होगा आपके जितने भी सस्पेंशन सिस्टम्स लगे हुए होते हैं उनके साथ डैम्पिंग मैकेनिज्म भी लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर ऑयल होता है। आपको जो स्प्रिंग होता है बाइक्स वगैरह में खासतौर पे होता है, अगर आप फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर्स को, जिसको हम बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, तो वो एब्जॉर्ब कैसे करता है, वो इसी तरह उसमें डैम्पर्स लगे हुए होते हैं। तो जब बाइक पे एक सस्पेंशन पे कोई जोर पड़ता है या झटका आता है, तो जो स्प्रिंग है वो फ्लूइड में ऑसिलेट करता है ताकि वो फ्लूइड उस स्प्रिंग की वाइब्रेशन की एनर्जी को जाया करवा दे इन द फॉर्म ऑफ हीट।
और आपकी जो बाइक है वो स्पीड ब्रेकर से उतरने के बाद या गड्ढे से निकलने के बाद अगली चौरंगी तक वाइब्रेट ना करती रहे, तो पता चला एक दफा गड्ढे से उतर गया तो बाइक वाइब्रेट किए जा रही है। क्योंकि भाई वाइब्रेशन तो अगर डाई आउट होनी है, अगर नेचुरल आप उसको डैम्प होने दें, नेचुरल डैम्पिंग होने दें, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है अक्सर, क्योंकि एयर इतना अच्छा डैम्पर होता नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह इतनी नहीं होती मजेदार उसके अंदर। तो पता चला भाई घर से निकले थे, गड्ढे में गाड़ी पड़ गई थी और जब तक दूसरे घर तक पहुंचे उस वक्त तक गाड़ी वाइब्रेट ही कर रही है। आप पार्क कर दिए तब भी वो थोड़े थोड़ा ऐसा ऐसा हिले जा रही है। तो इतने बुरे हालात नहीं होने चाहिए। तो हम वहाँ पे डैम्पिंग मैकेनिज्म को लाजमी लगाते हैं। तो उसमें जो आपका ऑयल होता है वो एज अ डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज हो रहा होता है। स्प्रिंग्स जो होते हैं वो ऑयल में डूबे हुए होते हैं। Other than that, the other option that we generally like opt for is to attach, for example, एक ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी चीज जोड़ दो जिससे एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाए। चलो अगर मीडियम चेंज नहीं करना तो उसमें आप पेपर अटैच कर सकते हो, वही सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ना, पेपर अटैच कर सकते हो, आप फेदर्स अटैच कर सकते हो, जिससे आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर दोगे और डैम्पिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यू कैन अटैच पेपर और feathers to increase surface area. For more air resistance. And more damping. तो अगर मैं ये ग्राफ बनाता था रेजोनेंस का, ठीक है, हमने ये ग्राफ बनाया था रेजोनेंस का, इसको मैं यहीं तक उठा लूं खाली। अगर अभी भी हम रेजोनेंस करवाते हैं लेकिन हमने कोई डैम्पिंग मैकेनिज्म साथ अटैच कर दिया हो, ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन कैसी मिलेगी, ये चीज भी देख लेते हैं। तो अगर मैं डैम्पिंग मैकेनिज्म भी कोई अटैच कर देता हूँ तो उसके नतीजे में इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा, एम्पलीट्यूड्स गिर जाएंगे और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो भी पीछे शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आप इस तरह का कोई मामला करते हैं ना, तो आप बॉडी के डायनामिक्स, उसके आर्किटेक्चर को चेंज कर देते हैं, जिसके नतीजे में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो जाती है। तो ये हमारा जो ग्राफ होता है वो इस तरह से पीछे की तरफ जा रहा होता है। आप जितनी डैम्पिंग इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपका जो ग्राफ है वो पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पर्पल वाला ग्राफ है ये है आफ्टर डैम्पर्स अटैच्ड। सही, डैम्पर्स को अटैच करने के बाद जो सिचुएशन होती है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। Once you have the dampers attached, you'll have lesser resonant frequency and also the amplitude will also decrease. सही, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस आल्सो फॉल्स। तो हमारे पास यहाँ पे डैम्पिंग की वजह से ये सिचुएशन आती है। अच्छा, अब हमारे पास तीन टाइप्स की डैम्पिंग्स होती है, ठीक है। हमारे पास एक होती है लाइट डैम्पिंग, जिसको हम दूसरे अल्फाज में बोलते हैं अंडर डैम्प, एक होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, और एक होती है हैवी डैम्पिंग, जिसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प। ठीक, ये तीन किस्म की डैम्पिंग्स हैं। अच्छा, इन तीनों में क्या फर्क है पहले मैं बता देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो दिखाऊंगा, जिसको आप देख के समझ सकोगे कि जो मैंने बात कही है उस बात का मतलब क्या बनता है। अफसा, आप चाहते हो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि मुझे आगे लिखना है।
या मैं 2 मिनट दे देता हूँ, इसको पढ़ लो, अगर कोई बात ना समझ में आई है तो वो देख लेना। मेरे ख्याल से आपने अभी ज्वाइन किया, इससे पहले ज्वाइन नहीं किया हुआ था। और अगर इसमें अभी तक किसी को कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है मुझसे। और CRS का मुझे थोड़ा सा बताओ, मुझे CRS की एब्रिविएशन किस चीज़ की है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन जो वॉइस कैंसिलेशन वाला मामला है वो एक अलग चीज़ होती है। वॉइस कैंसिलेशन के रहते हैं तो आप फिर ये करते हो कि आप एक एंटी फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट करते हो। सुपरपोजिशन होता है कि आप जो साउंड आ रही होती है वो रिकॉर्ड होती है और उसी की एंटी फेस के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि सराउंडिंग साउंड को कैंसिल कर देती है। वॉइस कैंसिलेशन का मैकेनिज्म वो है। ये CRS क्या है ये तुम मुझे बता दो जरा रजी साहब, फिर मैं देख सकता हूँ। अगर ये कार्स है तो फिर वो अलग चीज है। ओफो, लास्ट की बात, अभी मैंने बोला था कार्स में भी डैम्पिंग होती है भाई, बिल्कुल होती है, वरना कार वाइब्रेट करती रहेगी ना तुम्हारी। एक दफा स्पीड ब्रेकर से उतरने के बाद वो फिर समझ जाओ, हमने देखी है PK मूवी, मसला बन जाएगा फिर। तो खैर, वो शीट्स जो होती है ना, वो देखो कुछ कार्स जो शीटों वाला मामला बता रहे हो ना, जो तुम सस्पेंशन सिस्टम की बात कर रहे हो, वो एक अलग चीज होती है। वो शीटें लगती हैं तो वो पूरा सस्पेंशन सिस्टम है, और डैम्पिंग उसमें भी होती है क्योंकि वो एनर्जी लॉस, नेचुरल एनर्जी लॉसेस कितनी होती है कि वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाता। ये यूजुअली लगी हुई होती है तुम्हारे पास उसमें जो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह हो गए या कार्स होती हैं उसमें लगती है। जो मुझे शीट्स का अंदाजा है वो तो सस्पेंशन वाले स्प्रिंग, लीव स्प्रिंग्स कहलाते हैं वो जो जिसका मुझे अंदाजा है। बाकी शीटों का मुझे नहीं अंदाजा तुम किन शीटों की बात कर रहे हो। हाँ, शायद वो देख लूंगा मैं, कोई ऐसी कोई शीटें वीटें लगी हुई होती हैं तो। है मेरा तो टाइप्स ऑफ डैम्पिंग के अंदर यू स्टार्ट फ्रॉम द लाइट डैम्पिंग, जिसको आप दूसरे अल्फाज में बोलते हैं अंडर डैम्प्ड। आपका सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प्ड है। अच्छा, लाइट डैम्पिंग के अंदर क्या सिचुएशन हो रही होती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज तो होता है जीरो में, लेकिन मल्टीपल ऑसिलेशंस के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि फौरन एकदम से जीरो हो जाएगा, नहीं, इट वुड टेक अराउंड 3 4 5 ऑसिलेशंस। ग्रेजुअली जो है वो आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होकर जीरो होता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन decreases to zero gradually आफ्टर मल्टीपल ऑसिलेशंस। सही, मल्टीपल ऑसिलेशंस के बाद आपका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होकर जीरो हो जाता है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, बल्कि मैं आखिर में ग्राफ बनाऊंगा इसका, सब कर लो, अभी नहीं बना रहा, आखिर में तीनों का ग्राफ एक साथ बना दूँ। लाइट डैम्पिंग के बाद अगली डैम्पिंग जो आपके पास है वो है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली रिड्यूस नहीं होता, सडनली डिक्रीज होता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन decreases to zero very quickly in quarter of oscillation। मतलब 1/4 ऑसिलेशन हुई है
और उसी के अंदर आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। सही? Okay, sorry. So amplitude of vibration decreases to 0 very quickly in just quarter of an oscillation. सही? आपके पास quarter of oscillation के अंदर ये सिचुएशन आपको नजर आएगी और बहुत जल्दी वो वाइब्रेशन जो है वो 0 पे आ जाती है। और तीसरा जो है आपके पास मामला वो है हेवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग ओवर डैम्प वाली सिचुएशन होती है। ओवर डैम्पिंग की जो सिचुएशन है, ओवर डैम्पिंग के अंदर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसमें भी 0 होता है, क्वार्टर ऑफ ऑसिलेशन के अंदर ही होता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन reduces to 0 gradually but in a quarter of oscillation. मतलब क्वार्टर ऑसिलेशन इसमें भी लग रहा है, लेकिन यहां पे जल्दी 0 हो जाती है। हाँ, स्टिफर सस्पेंशन इस चीज की मिसाल होती है, लेकिन सस्पेंशन सिस्टम के अंदर भी कुछ चीजें जो है वो सेट की जाती है। अच्छा, हेवी डैम्पिंग आप लोगों ने कहाँ देखी होगी? मैं उसकी बहुत कॉमन एग्जांपल दे सकता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा डोर्स के जो जो सेल्फ क्लोजिंग डोर्स होते हैं, मतलब आप दरवाजा ओपन कर दें, पुश करके जब आप जाएंगे तो वो खुद आहिस्ता आहिस्ता बंद होता है। सही? तो वो जो डोर्स है ना, जो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज हो रहे होते हैं, ऊपर आपके पास एक सिलिंड्रिकल टाइप का इस तरह का एक सिस्टम लगा हुआ होता है। सही है? ये होता है और यहाँ से आपके पास एक रॉड आ रही होती है सामने की तरफ, तो जो डोर से अटैच हुई भी होती है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है ना, ये हैवी डैम्पिंग के लिए होता है, क्योंकि आप जब दरवाजा खोल के आगे बढ़ते हैं तो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोज होता है, वो बहुत जल्दी फटाफट बंद नहीं हो जाता। जबकि अगर लाइट डैम्पिंग की एग्जांपल देखनी है तो जो काउबॉय फिल्म्स में वेस्ट वाइल्ड वेस्ट के अंदर जो सलून के डोर्स होते हैं, जो वुड वाला डोर होता है, अंदर यूं खोले और जब अंदर जाए तो वो एक दो मरतबा ऑसिलेट करने के बाद आगे अपनी पोजीशन पे रुकते हैं। सही है? वो लाइट डैम्पिंग है कि दरवाजा रुक रहा है अपनी पोजीशन पे आके, लेकिन फौरन नहीं रुक रहा, मल्टीपल ऑसिलेशंस लगती हैं उसे, मल्टीपल ऑसिलेशंस के बाद आगे दरवाजा रुक जाता है। लेकिन जो नीचे थर्ड केस मैंने दिखाया था हैवी डैम्पिंग का, हैवी डैम्पिंग का केस आपके घरों के अक्सर डोर्स में, द डोर वुड गेट क्लोज्ड बट ग्रेजुअली, जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करोगे बंद नहीं होता था। अगर कभी बंदा जबरदस्ती उसको खींच के बंद करने की कोशिश करे, वो नहीं हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से क्लोज होता है। तो वो एग्जाम्पल हैवी डैम्पिंग की। और अगर मैं इन तीनों का जो ग्राफ है वो यहाँ बना दूं तो आपको और अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम। अगर मैं लाइट डैम्पिंग का ग्राफ बनाऊं तो लाइट डैम्पिंग ऐसे आती है। ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा और ये लाइट डैम्पिंग है कि मल्टीपल ऑसिलेशंस लगी और खत्म हो गया। लाइट डैम्पिंग की एग्जांपल तो दी थी कहा भी मैंने तुम्हें कि लाइट डैम्पिंग की सिचुएशन के अंदर तुम्हारे पास जो सिस्टम है वो ग्रेजुअली 0 होता है। जैसे आपके वाइल्ड वेस्ट के अंदर जो सलून्स होते थे उसके दरवाजे लगे हुए होते थे, वो आपके पास लाइट डैम्पिंग शो करते थे कि भाई आप सलून में एंटर हो, बीच में तो डोर लगा होता था, डबल डोर होता था, वो मल्टीपल ऑसिलेशंस के बाद रुकता था। क्रिटिकल डैम्पिंग हम अवॉइड कर रहे होते हैं।
उसकी वजह ये होती है कि चीज एकदम से स्लो होती है, उससे ना जो जर्क है वो बहुत ज्यादा जोर का लगता है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग थोड़ी सी अवॉइड की जाने वाली डैम्पिंग होती है, वो प्रेफर नहीं होती। आप या तो लाइट पे चले जाते हो या हैवी पे चले जाते हो। गाड़ियों में भी लाइट डैम्पिंग होती है लेकिन क्रिटिकल के नजदीक, क्रिटिकल नहीं होती। इट इज लाइट डैम्पिंग बट इट्स क्लोज टू क्रिटिकल। मतलब अगर मैं बोलूँ क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू 1 है, अगर क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू 1 है, लाइट डैम्पिंग लेस देन 1 होती है, हैवी डैम्पिंग मोर देन 1 होती है। तो जो कार्स में आप डैम्पिंग मैकेनिज्म बनाते हो उसकी वैल्यू 0.9 0.8 इस तरह से होती है। ऐसा भी नहीं होता कि गाड़ी ऑसिलेट ही करती रहे, और ऐसा भी नहीं होता कि एकदम से झटका खा के एकदम से रुक जाए, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा जर्क फील होगा। जर्क फील होगा ना हर्ष, ये भी तो समझो, गाड़ी एकदम से रुक रही है तुम्हारी। कभी तुम ऑब्जर्व करो, अगर तुम्हारे पास मिसाल के तौर पे तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलते चलते मतलब अगर फर्स्ट गियर पे गाड़ी चला रहे होते तो क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि भाई जैसे ही तुमने रेस छोड़ी एकदम से झटका जाता है गाड़ी के नीचे, और अगर सस्पेंशन खराब हुआ हुआ तो तुम नीचे ही रह जाते हो। सही है। तो ये जो मसले होते हैं ना, ये क्रिटिकल डैम्पिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, क्रिटिकल अवॉइड किया जाता है कि भाई स्मूथली आए, रेस्ट पे आ जाए लेकिन थोड़ा स्मूथली तो आए। तो ये लाइट डैम्पिंग है। अच्छा, क्रिटिकल डैम्पिंग का मामला, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना बड़ा ग्राफ बनाया है मैंने तो ड्राइंग बर्बाद हो गई है। क्रिटिकल डैम्पिंग ऐसे होती है, ये क्रिटिकल। अगर हैवी डैम्पिंग की बात करें, ये हैवी। क्रिटिकल और हैवी में जो डिफरेंस था वो आपके सामने मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं जरा एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा समझ सकें। एक चीज उसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं, ये ऐसा नहीं आता, ये यूं आता है। ये ऐसा। लेट मी शेयर द लिंक। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, यहाँ तो वीडियो लैग करेगी, इस वजह से फायदा नहीं है। लिंक सही। आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने वीडियो लिंक शेयर कर दिया है। तो इट्स अराउंड 3 और 4 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा की नहीं है ये। तो यू कैन जस्ट वॉच इट फॉर द वाइल, और उसके बाद फिर रीज्वाइन कर लीजिए। 3 मिनट की टाइम वॉच दैट वीडियो।
अच्छा भाई, सो यू गाइस हैव वॉच्ड द वीडियो। आई होप कंप्लीट कर ली होगी आप लोगों ने वो पूरी। तो भाई जनाब, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक इसका जैसे अशारे नंबर का सवाल पूछ ही लिया कि सर वो ये ब्लॉक करीब आने की वजह से रुक क्यों रहा है। सही है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं करीब आने से रुक क्यों रहा है। देखो मैग्नेट लगा हुआ है, इसको इसका फिनोमेना एक चीज कही जाती है जिसको बोलते हैं एडी करंट्स। असल में इशू ये हो रहा है कि जब आप मैग्नेट को उसके मेटल के करीब से गुजारते हो ना, तो वो मूविंग ऑफ मैग्नेट जो है वो उस मेटल के अंदर एक करंट बनाता है, जिस करंट की वजह से उस मेटल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेट नहीं बनता, मेटल मैग्नेट ही बनता है, लेकिन उस करंट की वजह से उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जो आपको लेंजेस लॉ में पढ़ाता था ना मैं, ये लेंस लॉ अप्लाई हो रहा होता है यहाँ पे, वो इस वजह से रुक रहा है कि आपका मैग्नेट जब कंडक्टर के पास से गुजर रहा है तो करंट बन रहा है, करंट जो है वो इसकी मूवमेंट को अपोज कर रहा है। तो ये लेंस लॉ वाली एप्लीकेशन है अशारे पे, अगर तुम इसको समझना चाहो। बात समझ में आई मेरी अशारे पे? शारिफ साहब क्या हो गया? ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने वीडियो दिखाई थी आपको, उसमें शुरू से जब उसने स्टार्ट लिया था वो सब लाइट डैम्पिंग थी ना, मल्टीपल टंग 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 ऑसिलेट करा जा रहा था और वो आहिस्ता 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 रिड्यूस हो रहा था। अब वो मेटल बार को करीब लेकर आ रहा था, करीब से करीब लेकर आता चला जा रहा था, और लाजमी सी बात है कि आपके पास जो है वो डैम्पिंग बढ़ती जा रही थी। एक स्पेसिफिक लेंथ के ऊपर आपने देखा था कि जैसे ही उसने रॉड को रिलीज किया, वो फौरन आके मीन पोजीशन पर रुक गई। सबसे पहली मर्तबा जब वो मीन पोजीशन पे आके रुकी थी ना, वो क्रिटिकल डैम्पिंग कि बहुत जल्दी भी मूवमेंट हुई, सही, बहुत जल्दी भी मूवमेंट हुई, और जल्दी के साथ साथ वो मीन पोजीशन पे आके रुक भी गई। मतलब क्वार्टर ऑफ ऑसिलेशन के बाद आपके पास डैम्पिंग खत्म हो गई थी उस वीडियो में। और उसके बाद जब वो और मजीद आगे करता चला जा रहा था उस बार को, तो और मजीद आने की वजह से जो नतीजा हो रहा था वो ये था कि डैम्पिंग इंक्रीज होती चली जा रही। सही, आपके पास और मतलब लाइट डैम्पिंग हो गई थी, क्रिटिकल हो गई थी, अब आप हैवी डैम्पिंग की तरफ जा रहे हैं। आप हैवी डैम्पिंग के ऊपर चले जा रहे हैं। तो ये आपके पास वहां पे सिचुएशन थी। तो ये मैंने लाइट डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग में जो मामला है वो आपको विजुअलाइज करके दिखा दिया, ये कैसे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, अब जरा इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। मैं एक सवाल अभी करवाऊंगा, एक लॉजिक मुझे इंट्रोड्यूस करवानी है, उसके बाद फिर ये है कि हम बाकी जो क्वेश्चंस है इंशाल्लाह कल ही करेंगे।
ऑलराइट, स्क्रीन शेयर आपके पास हो गई होगी। ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस आई होप आपको दिख रहे हैं। मैं एक लॉजिक वाला क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, वो असल में लॉजिक इंट्रोड्यूस भी करवाना चाह रहा हूँ उसके अंदर, और सवाल भी हो जाएगा हमारे लिए। चलिए बाकी सवाल तो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में ज़रूर करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट में आपके इसमें पक्के कर दूँ। This is the one. I'll tell you the reference here. It's October November 11 43. सही, October November 11 43 का रेफरेंस यार आप अपने पास नोट कर लो। सवाल ये कहता है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही, डिफाइन कोई acceleration is directly proportional to negative of distance. सही है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका ये कहता है हॉरिजॉन्टल प्लेट इज वाइब्रेटिंग वर्टिकली एज शोन इन फिगर 3.1। उसमें क्यूब है, इसका मास 5.8 ग्राम से प्लेट के ऊपर है और प्लेट ऑसिलेट कर रही है 4.5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। They say that the plate undergoes simple harmonic motion, frequency 4.5 hertz and amplitude of 3 millimeters. A metal cube of 5.8 grams rests on the plate. Calculate for the cube the energy of oscillation. Total energy मांगी गई है। ठीक, ऑसिलेशन की टोटल एनर्जी कितनी है आपको फॉर्मूला बताया गया था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। अब आपको जूल्स में आंसर चाहिए ना, मास ग्राम्स में है तो 0.058, ओमेगा के लिए 2 पाई f लगाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज 4.5 हर्ट्ज, x नॉट स्क्वायर मतलब 3 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 3 एक्सपोनेंट -3 का होल स्क्वायर। यहां से आपको एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन की पता चल जाएगी। नो बिग डील इन दैट एज वेल। अब आते हैं यहाँ पे, the amplitude of oscillation of the plate in B is gradually increased. See, the frequency remains constant. Amplitude बढ़ा रहे हो, frequency नहीं बढ़ा रहे। Amplitude the cube just loses contact momentarily with the plate. Cube plate के साथ contact छोड़ देता। State the position of the plate in its oscillation at the point when the cube loses contact. ये बताइए वो किस पोजीशन पे होगा जब आपके पास प्लेट कांटेक्ट ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट छोड़ेगा। देखो ये मेन पोजीशन है, ये ब्लॉक है, ये एक्सट्रीम है टॉप वाला और ये एक्सट्रीम है बॉटम वाला। ये तो 3 पोजीशन, मेन, टॉप और बॉटम। अब यहाँ पे जिस पोजीशन के ऊपर कांटेक्ट छूटेगा वो ये है, टॉप पोजीशन पे कांटेक्ट टूटेगा। और कब टूटेगा? जब आप इस प्लेट को नीचे की तरफ ला रहे हो। जो कांटेक्ट ब्रेक होगा ना, वो ब्रेक होगा जब आपकी प्लेट टॉप पोजीशन पे हो और नीचे की तरफ आ रही है। और ये उस वक्त होता है जब आपकी प्लेट की एक्सेलरेशन आपके ब्लॉक की एक्सेलरेशन से ज्यादा हो। प्लेट की एक्सेलरेशन ब्लॉक की एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाए, क्योंकि जब प्लेट ब्लॉक से ज्यादा एक्सेलरेट करेगी तो नतीजा ये होगा कि प्लेट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ब्लॉक उतनी स्पीड अटेन नहीं कर सका। और ब्लॉक को कौन एक्सेलरेट करवा रहा है? अभी तो प्लेट जुड़ी हुई थी ना, जब प्लेट नहीं जुड़ पाती तो ब्लॉक को कौन एक्सेलरेट करवाता है? ब्लॉक को ग्रेविटी एक्सेलरेट करवाता है।
मतलब अगर प्लेट ना होती तो ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से स्पीड अप होता ना नीचे की तरफ आते हुए। तो यहाँ पे जो प्लेट है उसको जो है वो प्लेट एक तरह से रिस्ट्रिक्शन क्रिएट की हुई थी ब्लॉक की एक्सेलरेशन, और प्लेट अपनी मर्जी से ब्लॉक को एक्सेलरेट करवा रही थी। लेकिन जब प्लेट की एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा हो जाएगी तो प्लेट जो है वो 1 सेकंड में, मिसाल के तौर पर उसकी स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकंड, ब्लॉक की अभी 1 सेकंड में 10 ही हुई होगी, क्योंकि ग्रेविटी 10 अज्यूम करते हैं। अभी अज्यूम कर रहा हूँ मैं 10, बस तो 9.8 है। तो बात क्या हुई कि भाई ब्लॉक उतनी स्पीड अटेन नहीं कर सका जितनी स्पीड आपके प्लेट की हो चुकी, तो प्लेट नीचे जल्दी निकल जाएगी, ब्लॉक अभी कांटेक्ट छोड़ देगा। तो यहाँ पे they state the position of the plate, तो भाई प्लेट टॉप के ऊपर होगी और नीचे की तरफ आ रही है। और फिर आपसे पूछा गया एम्पलीट्यूड के ऊपर 9.8, हम मिनिमम के लिए अज्यूम करते हैं 9.8 रख के निकालेंगे भाई, जिसके बाद ब्रेक हो जाना है कॉन्टेक्ट। 2 पाई फ्रीक्वेंसी में बोल रहा है वही रखी गई है, वो अनचेंज थी x नॉट। तो यहाँ से आप x नॉट की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। ये वो कौन से एम्पलीट्यूड के ऊपर आपकी सिचुएशन बनेगी कि आपका कॉन्टैक्ट जो है वो प्लेट के साथ टूट जाए। ये बात समझ में आई? इसमें अगर कोई मसला है तो पूछ लो अभी। कोई मसला नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट, इस वाले पार्ट का मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंटेंट जो है काम का कंटेंट है, या मैं इसका खुद ही स्क्रीन से लेके ना ये मैं उसमें डाल देता हूँ। मैं अपने PDF में इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये मैंने प्लेट ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको कल और क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास में रिवीजन के साथ बैठिएगा, ठीक है? विदाउट रिवीजन आने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। पता चला मैं इक्वेशन लिखूं और आपको नहीं ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये कहाँ किया। तो ये इक्वेशंस अपने साथ जरूर रखिएगा लिख के, और रिवाइज करके बैठिएगा। ख्याल रखिएगा आप लोग।